Good morning to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम फिर से एक नए सेगमेंट के साथ अवेलेबल हैं आपके बीच में। और जैसा कि आप जान रहे हैं 28 तारीख से एग्जाम होना प्रस्तावित कर दिया गया है सीटेट के द्वारा। तो इसी कड़ी में आज हम फिर से इंग्लिश पेडागोजी के बाद कुछ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के सिनोनिम, एंटोनिम्स को लेकर के आपके बीच प्रेजेंट हैं। आई थिंक कि ये 4 सेक्शन होगा या 3 सेक्शन होगा, जिसमें 2011 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेंगे। आप जब पैसेज को गौर से देखेंगे तो पैसेज और पेडागोजी दोनों को छोड़ करके प्रत्येक सेट में 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप वोकैब और ग्रामर के बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली जो पैसेज होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं सिनोनिम और एंटोनिम, लेकिन यदि आपके पास वोकैब की थोड़ी बहुत भी पकड़ है तो पैसेज को पढ़े बिना भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइंदा या फिर ये कह लीजिए यदि नॉलेज नहीं है अच्छी तो पैसेज की मदद तो हम हर हाल में लेते ही लेते हैं। यदि आप बिना पैसेज के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा एग्जाम में उस तरह से करेंगे, तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए उसी के अनुरूप आज का सेशन है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2011 से, 1 जनवरी 2022 से, और तकरीबन 8-10 दिन के जो क्वेश्चंस होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following words is similar in meaning to the word predict as used in the passage? जैसा मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन तो ये पैसेज का है, बट आप यदि इसकी मीनिंग को जान रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। वर्ड है आपका प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। रिवील छिपे हुए रहस्य को बताना। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना। और इंडिकेट का मतलब निर्देश देना या फिर इशारा करना। तो प्रिडिक्ट का मतलब हो जाएगा फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का मतलब भविष्यवाणी करना या फिर अनुमान लगाना या अनुमान करना, यह आपका आंसर हो जाएगा एक का। अनाउंस, रिवील, फोरकास्ट, इंडिकेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which part of the following sentence contains an error? You will have to look this question. If he will work hard, he will face any problem. ऐसे तो इसमें 2 एरर हैं, एक ग्रामर के हिसाब से और एक कंस्ट्रक्शन या सेंस के हिसाब से। इफ ही विल, इसको थोड़ा मैं सही मान भी लूं, यदि वह कठिन कार्य करेगा तो वह कई सारी समस्याओं को फेस करेगा। तो फिर हार्ड वर्क करेगा क्यों? हार्ड वर्क करने के बाद उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मत नहीं करना चाहिए। इन से भी नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। फिर भी इससे बड़ी गलती पार्ट बी में है, याद रखिएगा। इफ क्लाउज के बाद सेल या विल का यूज नहीं किया जाता है। सेल या विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि यहां पे इफ है इसलिए इफ के बाद विल का यूज नहीं होगा। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल फेस नो प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इस हिसाब से एरर बी में है और बी आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज योर राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which part of the speech is the underlined word in the following sentence? The fight against COVID-19 will continue till people are fully vaccinated. इस वर्ड पे गौर करिए, fully vaccinated। ये वैक्सीनेटेड क्या है? वर्ब है। देखिए वर्ब, एडजेक्टिव,
और कभी कभी खुद एडवर्ब का। इसके बारे में जो बतलाता है, जिसके क्वालिटी को बतलाता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ वैक्सीनेटेड एक वर्ब है और इस वर्ब के लिए वैक्सीनेटेड यहाँ पे वर्ब ही होगा। पीपल आर वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Pick the option which can be the most suitable synonym of word sizable. Sizable का मतलब होता है आकार में बड़ा। रिस्पेक्टेबल, जिसे रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट के योग्य हो, सम्माननीय हो। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विशाल। सब्सटेंशियल का मतलब भी होता है विशाल या बड़ा। और होपिंग का मतलब होता है खुशी से चीखना या चिल्लाना, खुशी से, जॉय के साथ। अब है कि एक्सटेंसिव होगा या सब्सटेंशियल होगा। याद रखिएगा, ये जो होता है एक्सटेंसिव, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी होता है, अर्थात अमूर्त भी होता है और मूर्त भी होता है, कंक्रीट भी होता है। कंक्रीट भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। बट सब्सटेंशियल जो होता है, ये केवल आपको मूर्त होता है या कंक्रीट होता है। साइजेबल, ये भी एक फिजिक को बता रहा है। ये फिजिक, मैंने फिजिक्स नहीं लिखा, मैंने फिजिक लिखा है। ये फिजिक को बता रहा है, साइज को बता रहा है। जो फिजिक को बताए, डेफिनेटली ये केवल कंक्रीट फॉर्म वाले की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा सब्सटेंशियल। साइज, आकार क्या है। सब्सटेंशियल भी एक तरह से साइज को डिनोट करता है, अर्थात जो विजिबल है हमारे सामने उसके बारे में। जो कि एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो इनविजिबल है। विजिबल हो, इनविजिबल हो, दोनों के बारे में बताता है। दैट्स वाई 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which part of the following sentence contains an error? I know he will straightway reject. I know ये पार्ट आपका सही है, he will यहां तक सही है, straightway, देखिए यहां पर आप गौर करिए, straight, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, straight, straight away, और एक वर्ड होगा स्ट्रेट वे। स्ट्रेट वे का मतलब होता है एट वंस, अर्थात तुरंत, इमीडिएटली। यदि हम इस वर्ड को स्ट्रेट वे कर दें तो यह जो वर्ड है हमारा, यह वर्ब है, और तब ये जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, यानी एडवर्ब प्लस वर्ब। आई नो ही विल स्ट्रेट वे रिजेक्ट माई प्रपोजल, तब यह सेंटेंस ठीक होगा, वरना स्ट्रेट अवे के दृष्टिकोण से ये सेंटेंस एक एरर अक्यूर कर रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी सी। Pick the option which has almost the exact opposite meaning of the word forbid. Forbid का आपको पूछ रहा है अपोजिट, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है या इंटोनिम पूछ रहा है। फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन, स्वीकार। इंटरडिक्ट और प्रोहिट दोनों का मतलब मना ही हो जाता है एक तरह से। और परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। फॉरबिड मना कर देना, परमिट अनुमति दे देना। देखिए डिफरेंस क्या है, अप्रूवल का होता है अनुमोदन,
या स्वीकार करना, स्वीकार करना, डिफरेंट समझिए। और परमिट का मतलब अनुमति देना, अनुमति देना, यहां मनाही हो जाएगा, इस सेंस में हो जाएगा। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना कर देना। और अप्रूव, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखा, आपने लीव की डिमांड करी और वह एक्सेप्ट कर लिया गया, अर्थात हमने कुछ दिया किसी को और उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया अप्रूवल एक तरह से। या कुछ काम करना चाह रहे, हमने परमिशन मांगा, हमने कुछ दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जबकि परमिट का मतलब है कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं और उस काम को करने की अनुमति मिल गई, दैट इज नोन एज परमिट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, परमिट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Pick the option that includes the best closest meaning of the word conscious। कॉन्सियस का मतलब होता है अवेयर वाला, यानी जागरूक। सेंसेटिव, सेंसेटिव का मतलब होता है संवेदनशील। देखिए, जब आप सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे कुछ भी जज करते हैं, कुछ जानते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेंसेटिव होना। और जब आप अपने कॉग्निशन के बेसिस पे, सिर्फ सेंस के बेसिस पे नहीं या सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे नहीं, सेंस ऑर्गन्स प्लस कॉग्निशन, अर्थात जब इंटेलिजेंसी का यूज करते हुए कंक्रीट और कहना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट दोनों इवेंट के बारे में अवेयर होते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉजस माने भी जागरूक होता है, सावधान कह लीजिए ज्यादा बढ़िया होगा, कॉजस में सावधान। और ये एक लास्ट वर्ड है स्क्यूपुलस। कॉन्शियस ऐसे भी आप पढ़े होंगे सिगमंड फ्रायड में। तो सिगमंड फ्रायड में 3 तरह के माइंड की चर्चा की गई है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो उसका मतलब ही होता है जागरूक, चेतन। तो आपके आंसर ये हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएगा आपका, संवेदनशील, कॉजस सावधान, और इसका मतलब ईमानदार कह सकते हैं आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अपराइट कह लीजिए, यदि इंग्लिश में आप जाने तो अपराइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फील्ड इट लाई एंड एक्सक्यूजनर, द अंडरलाइंड वर्ड इज इन। देखिए, एक्सक्यूजनर का मतलब होता है जल्लाद, और डेफिनेटली यह एक क्या है, नाउन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना बोलना है नहीं। यदि आपको वर्ड पता है, वर्ड के सेंस मीनिंग पता है, तो आप इजिली कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्वामीनाथन वेल्ड, द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स। वेल का मतलब होता है वीप, आप कह सकते हैं क्राई। तो डेफिनेटली वेल्ड क्राइड के सेंस में है, अप्रूव्ड, शाउटेड, गोटेड, ये हो जाएगा घूम घूर करके देखना या घूरना कह सकते हैं, बट बुरे सेंस में या बुरी नजर से। शाउटेड चिल्लाना, अप्रूव्ड अनुमोदित कह सकते हैं, 9 का ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। That's how stubborn his father was. The word stubborn here is used in. How stubborn his father was, उसके पापा कितने जिद्दी थे, कितने हठी थे। stubborn मतलब जिद्दी या हठी। ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं। ये किसके बारे में बता रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है उसके पापा को।
यानी फादर वर्ड को। और फादर क्या है? नाउन है डेफिनेटली। तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करे, जो नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नीचे है, ये आंसर होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वैनिसेज द ब्लू। वैनिसेज माने होता है समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, धो देना। ब्लू मतलब नीला भी होता है और उदासी भी होता है, यानी ग्लूमी। ग्लूमी माने उदासी। सेम एज सिनोनिम पूछ रहा है, स्काई आपको पता है। थाउट्स और ट्रबल्स, डेफिनेटली ट्रबल्स ही इसके सेंस में आ रहा है। vanishes the blue, the underlined word means the same as. I don't think that I'm wrong. I'm absolutely right. डेफिनेटली इसका मतलब हो जाएगा ट्रबल्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिप्रेशन इन पारा 4 इज यूज्ड एज एन। डिप्रेशन अवसाद, उदासी, यह एक नाउन है। डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा। देखिए यही निराश होता है, डिप्रेस्ड हो जाता तो एडजेक्टिव हो जाता। क्योंकि डिप्रेशन है, दैट्स वाई ये नाउन होगा। और नाउन आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ट्रिगर डज नॉट मीन द सेम एज। ट्रिगर आप डेफिनेटली कभी सुने होंगे, ट्रिगर दबाया गया। ट्रिगर का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, यानी किसी चीज की शुरुआत कर देना। तो देखते हैं, सेम एज स्टार्ट माने भी होता है, एक्टिवेट माने भी सेम हो जाएगा, सेट ऑफ माने भी शुरू करना होता है, यात्रा वगैरह शुरू करना, स्पेशली जर्नी वगैरह किसी वर्ड के सेंस में सेट ऑफ। बट सॉरी यहां पूछ रहा है डज नॉट मीन द सेम एज। फ्लैशबैक पूर्व की कहानी, फ्लैशबैक पहली के बारे में बताना, पूर्व घटनाओं का जिक्र करना फ्लैशबैक कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which part of speech is the underlined word in never resorting to extreme violence organs? Never resorting, resorting मतलब होता है सहारा लेना। ये वर्ब है आपका, और इसके पहले ये एडवर्ब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। His movement from the village to the town followed urbanizing trends in India. Here, if the word followed, which is in the past tense, is to be replaced with past perfect tense, which one of the option given would be opt? ये पास्ट टेंस में है और इसको कह रहा है किसमें? पास्ट परफेक्ट में रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? डेफिनेटली जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। तो हैड प्लस V3 इसी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह लीजिए या प्रोग्रेसिव टेंस कह लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द वर्ड पीप्ड इन पारा 4 मीन्स। पीप्ड का मतलब ही होता है अनवाइड। यदि आपको पता हो
सिनोनिम है दोनों। डिसअपॉइंटेड निराश, एग्जॉस्टेड थका हुआ, अमेज्ड अचंभित आश्चर्यचकित। 16 का आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। Which of the following words is the most opposite of the word inspiring in para 6 of the passage? पैसेज का ये वर्ड है और सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे एक भी पैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं। हम मतलब हम और आप दोनों मिलकर के, मैं पर्सनल खुद को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। हम लोग यहाँ किसी पैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर अवसर पर यदि हमारे पास वोकैब है, अंडरस्टैंडिंग है वोकैब की, तो पैसेज को विदाउट ग्रैब किए, विदाउट उसको गो थ्रू किए हुए हम इजिली और परफेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंस्पायरिंग का पूछ रहा है आपसे, मोस्ट अपोजिट, मोस्ट अपोजिट। ऑफेंडरिंग एक तरह कह लीजिए अपमानित के सेंस में, डिस्टर्बिंग, डिस्करेजिंग हतोत्साहित करना, कोई हिम्मत कर रहा है उसकी हिम्मत को तोड़ देना। इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट करना, प्रेरित करना, आगे ले जाना, हिम्मत देना। अपोजिट कंफ्यूजिंग, भ्रामक के सेंस में, क्या करें क्या ना करें, एक डायलेमा होता है। तो डेफिनेटली इसके जो अर्थ निकल रहे हैं वह आपका डिस्करेजिंग होगा। मैं इस सेशन को इसलिए नहीं लेके आया हूं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन बता दूं और आपके पेडागोजी आपके वोकैब सेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको बस यह बताने की कोशिश कर रहा हूं एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू कि यदि आपके पास वोकैब की नॉलेज पहले से है, आप डेफिनेटली देखिए आप 2 सेक्शन में बांट सकते हैं। 15 सेक्शन आपके पैसेज से रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है। 15 क्वेश्चन में 4 to 7 क्वेश्चन, 4 to 7 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके ग्रामर, प्लस वर्ड्स, वर्ड्स में एक सिनोनिम और एक एंटोनिम, जो इसका क्रेज चल रहा है। तो ये आपके पास यदि है तो 4 से 7 क्वेश्चंस को करने में बमुश्किल आपके पास 2-3 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो 3 मिनट खर्च करके हम 5 या 6 क्वेश्चन इजिली कर रहे हैं विदाउट पैसेज को पढ़े हुए, ये हमारे लिए बोनस का काम करेगा। और यदि आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप पैसेज करें तब इसे बनाएं, तो और ज्यादा सर्टेनिटी रहेगी, आपके आंसर सही होंगे। और पेडागोजी का मैं आपको डेफिनेटली 1 by 1 सारा सेट अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और डिफरेंस क्या है हिंदी के पेडागोजी में या फिर जो सेकंड लैंग्वेज है उस पेडागोजी में, कोई खास डिफरेंस नहीं है यदि आप उसको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में अराइज हो रहा है, यदि उसके मेन थीम को आप समझ पा रहे हैं आप इजिली करेंगे। नहीं समझ में आएगी तो परेशानी होगी। आपके पास कंसेप्ट की कमी नहीं है, मीडियम चेंज होने पर कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। Which part of the speech is the underlined word in the following sentence? I was completely peeved at the camp directions. अब देखिए peeved क्या है, ये वर्ब है और वर्ब से पहले जो आए नॉर्मली क्या होता है, एडवर्ब होता है। यदि आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 नंबर तो आपका ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। एडवर्ब देख लीजिए कहां पे है, डी नंबर में, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। Which of the following words is similar in meaning to the word brisk as used in part of the passage? brisk का मतलब होता है rapidly, fast, इसका मतलब ही होता है फास्ट।
और ये सिमिलर मीनिंग भी पूछ रहा है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, पर्यायवाची। सेम एज, ब्रिस्क। अर्जेंट, अविलंब, तुरंत। हेस्टी माना भी होता है तेजी से, एक्टिव, सक्रिय। बट अप्रोप्रिएट सिमिलर जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Which of the following words is most opposite in meaning to the word large as used in para 3 of the passage? लार्ज में आपको पता है बड़ा होता है, स्मॉल माने छोटा होता है, नैरो माने संकुचित, थोड़ा सा, लैंक दुबला पतला, अनइम्पॉर्टेंट महत्वहीन। तो 20 का आंसर हो जाएगा स्मॉल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which part of speech is the underlined word in the following sentence? India is also cost competitive to its peers in Western countries. इसमें किसी वर्ड को अंडरलाइन किया नहीं है सीबीएसई ने, फिर भी यदि मैं अपने मन से कोई वर्ड अंडरलाइन कर लूं, सपोज कंट्रीज के पहले वेस्टर्न कर लूं, ये क्या है? ये नाउन है। नाउन के पहले जो आएगा डेफिनेटली वो क्या होगा? जो नाउन क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। शॉर्ट मैंने लिखा है, ये मैंने अपने से क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है तभी आंसर आ रहा है, बट सीबीएसई ने कहीं से कोई अंडरलाइन किया नहीं है, इसलिए आंसर देना पॉसिबल नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। The doctor advised me to avoid fatty foods such that cakes and hamburgers है। देखिए, डॉक्टर ने सलाह दिया है अवॉइड करने के लिए फैटी फूड्स को। अब फैटी फूड्स के ये क्या है? एग्जांपल्स हैं। केक्स से भी ये भी एक टाइप ऑफ फैटी फूड है, और हैमबर्ग्स भी ये फैटी फूड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सच दैट नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए सच एज, जैसे। सच एज का मतलब ही होता है जैसे, एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। एरर आपका कहाँ है? आपका ए कंप्लीटली ठीक है, बी तक कंप्लीटली ठीक है, ये पार्ट सी, ये पिछला पार्ट ये सी है, तो सी में आपको क्या है? ए बी सी में एरर है, और सी आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ये सेंस वाले क्वेश्चन है, ग्रामर का यूज अभी तक बहुत ज्यादा नहीं हुआ, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें तो। आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which of the following words mean the opposite to encumbered as used in para 2 of the passage? Encumbered अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। देखिए, कंबर शम यदि वर्ड आप ढूंढते, इसका मतलब होता है भार, तनाव। और इनकम्बर्ड यदि पूरा आप अर्थ समझ लेंगे, इसका मतलब होता है भार युक्त, यानी तनाव युक्त, इसमें कोई तनाव हो। तो अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट अनइमोशनल होगा नहीं, भावनाहीन। कंटेंटेड संतुष्ट होता है, ये होगा नहीं। चीयरफुल खुश, डेफिनेटली योर आंसर शुड बी फ्री। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन है which of the following words is most opposite in meaning to the word gloomy as used in para 3 of the passage? gloomy means होता है सैड या उदास। इरिटेटिंग तंग कर देने वाला, उबा देने वाला। इंडिजेंट नीडी कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। लस्टरनेस लैक ऑफ शाइनिंग, बिना चमक के, विदाउट शाइनिंग, जिसमें चमक ना हो। चेयरफुल मतलब खुश होता है। और आपसे पूछ रहा है मोस्ट अपोजिट, ये मोस्ट अपोजिट पूछ रहा है, दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी
cheerful। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Which part of the following sentence contains an error? He knew that his partner will not be able to solve the problem। गौर करिए, he knew ये past indefinite tense और यहां पे that का यूज हुआ है। जब आप नरेशन पढ़ते हैं और नरेशन में एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, या इसी को स्पीच भी कहते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो नॉर्मली इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा जहां होता है वहां पे हम दैट का यूज करते हैं, और यहां पे यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ हो तो दैट के बाद विल वुड में बदल जाता है। ये विल जो है वो वुड में बदल जाएगा, और he knew that his partner would not be able to solve the problem। दूसरी बात है कि यहाँ पे डबल वर्ब का यूज किया गया है, तो बी का यूज बिल्कुल जरूरी नहीं है। he will not be able, ये able अपने आप में सफिशियंट है। he will not able to solve the problem, तो दोनों एरर है। एक तो विल वुड में चेंज होना चाहिए, विल शुड बी चेंज इनटू वुड, और सेकेंड ये बी भी रिप्लेस्ड होना चाहिए, ये यहां से हट जाना चाहिए। तो दोनों के हिसाब से आपका यहां तक का पार्ट ए है, ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और आपका सी में एरर है। तो आपके आंसर हो जाएंगे सी वाला ऑप्शन, सी में, दैट्स व्हाई सी इज योर राइट आंसर। दो एरर है इसमें, दो एरर, डबल एरर देना नहीं चाहिए उसको। एक तो विल को वुड में चेंज करना चाहिए, और ऊपर से बी भी V1 है, एबल भी V1 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑब्स्टिनेसी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स पुट्स फियर्स इनटू आवर हार्ट्स। ऑब्स्टिनेसी, जिद, हट। एंटोनिम पूछ रहा है इसका पूछ रहा है एंटोनिम। टेनासिटी, ऑब्जुरेसी, लगभग ये दृढ़ता के सेंस में आता है, मजबूती के सेंस में। और ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब हो जाता है एक तरह से स्वीकार कर लेना। कॉम्प्लियंस, अनुमति दे देना, इजाजत दे देना। अब जो कहिए, इजाजत दे देना। यहाँ पे जिद बांध के बैठा हुआ है, जो मन में आएगा वही करेंगे, और यहाँ पे वो कॉम्प्लियंस कर रहा है, इजाजत दे रहा है, तो उसका एंटोनिम यही हो जाएगा डी नंबर 26 का डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Name the part of a speech of the underlined word in the sentence। The creative flame that kindled the great human society is languishing। फ्लेम नाउन है, और नाउन के पहले इसकी क्वालिटी को बता रहा है, डेफिनेटली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ए नंबर में। 27 का ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। Which part of the following sentence contains an error? Error किसमें है? The inquiry committee comprised of 2 retired judges and 2 technocrats।
कंप्राइज्ड ऑफ यूज नहीं होता है, कंप्राइज्ड अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, या इसको यदि ऑफ के साथ रखना हो तो कंप्राइज्ड वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए कंटेंस। कंटेंट्स कर सकते हैं या कंटेंट कर लीजिए इस सेंस में, कंटेंट माने शामिल करना भी होता है। कंप्राइज्ड ऑफ बिल्कुल नहीं होगा, एरर आपका यही प्रॉब्लम है। द इंक्वायरी कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ रिप्लेस कर लीजिए, 2 retired judges and 2 technocrats, that's why this is your answer। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अवॉइड। देखिए 2004 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुनाव जीत करके आए थे, वहां के असेंबली इलेक्शन को, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, उसका टाइटल था एडोर और एभोर। बट यू कांट इग्नोर। एडोर मतलब होता है पूजा करना, समर्पित हो जाना। एभोर मतलब होता है घृणा करना, नफरत के सेंस में। और एवोर्ड का अपोजिट पूछ रहा है, फ्लैटर्ड नहीं होगा, चापलूसी करना। इंटरटेन मनोरंजन के सेंस में। लव्ड पूजना, प्रेम करना। एडमोनिश स्कोल्डिंग डांटने के सेंस में होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा लव्ड हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। Which of the following words has the same meaning as the word permanent used in the passage? परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। अंडर एंडिंग, सॉरी अनएंडिंग है। अनएंडिंग का मतलब जो कभी लंबे समय तक चलने वाला कह लीजिए, लंबे समय तक जो चले उसको अनएंडिंग कह सकते हैं। लास्टिंग जो परमानेंट हो, जो अस्थाई हो, उसको लास्टिंग कहते हैं। रिमेनिंग जो कुछ बच जाए, बचा हुआ। सस्टेनिंग भी बरकरार रहने वाला। इस सेंस के हिसाब से इसका मीनिंग क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढेंगे सिनोनिम के सेंस में, परमानेंट का मतलब हो जाएगा लास्टिंग। 30 क्वेश्चंस अभी तक में हमने किए हैं और आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।